नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज ना हम लिटरेरी थियरी की एक ऐसी आइडिया में डाइव करने जा रहे हैं जो शायद आपका पोएट्री को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम बात कर रहे हैं क्लिंथ ब्रुक्स के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। हमें पता है कभी कभी ये लिटरेरी थियरीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, है ना? तो फिक्र मत कीजिए, इस एक्सप्लेनर में हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल हिंदी में तोड़कर समझेंगे ताकि आप इसकी स्पिरिट को अच्छे से पकड़ पाएं। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आपको लगता है कि आप किसी भी पोएम को, उसके पूरे एसेंस को सिंपल आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब ज्यादातर लोग शायद कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पता है क्या, क्लिंथ ब्रुक्स के लिए ये कोशिश करना ही अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी गलती है, एक हेरेसी है। तो ये क्लिंथ ब्रुक्स है कौन? चलिए इनसे मिलते हैं। क्लिंथ ब्रुक्स जो 1906 से 1994 तक अहम थे, वो न्यू क्रिटिसिज्म नाम के मूवमेंट के आप कह सकते हैं एक स्टार प्लेयर थे। ये एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट थी जिसका सारा फोकस टेक्स्ट पर था, सिर्फ और सिर्फ कविता के शब्दों पर। और उनका जो सबसे फेमस काम है वो है द वेल रॉट अर्न, जो 1947 में पब्लिश हुई थी। ओके, तो आज हम इस टॉपिक को कैसे समझेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम सीधा हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज के कॉन्सेप्ट को टैकल करेंगे। फिर हम समझेंगे कि एक पोएम का ऑर्गेनिक नेचर क्या होता है। उसके बाद हम ब्रुक्स के खूबसूरत वेल रॉट अर्न्ड मेटाफोर को डिकोड करेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, हम ये देखेंगे कि ये सब आपके लिए एक रीडर के तौर पर क्यों मैटर करता है। ऑलराइट, लेट्स जंप राइट इन। ब्रुक्स का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। अब देखिए, हेरेसी कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। इसका मतलब होता है धर्म विरोध या पाप। सोचिए ब्रुक्स इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए एक पोएम को पैराफ्रेज करना, यानी आसान शब्दों में बताना, लिटरेरी वर्ल्ड में एक गुनाह करने जैसा है। तो आखिर ये हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज है क्या? बेसिकली ये वो गलतफहमी है जब हम मान लेते हैं कि एक पोएम के एसेंस को, उसकी आत्मा को, हम उसे अलग करके आसान शब्दों में पेश कर सकते हैं। ब्रुक्स कहते हैं नो वे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि पोएम का असली मतलब सिर्फ उसके मैसेज में नहीं, वो तो उसके शब्दों में, उसकी बनावट में, उसके रिदम में, पूरे एक्सपीरियंस में घुला हुआ है। और इसी गलतफहमी को ब्रुक्स एक और नाम देते हैं, द कंटेनर फैलेसी। सोच के देखिए, ये वो आइडिया है जहां हम सोचते हैं कि एक पोम एक सुंदर सा डिब्बा या कंटेनर है और उसके अंदर एक मैसेज रखा हुआ है। ब्रुक्स कहते हैं ये सोच ही गलत है। उनके हिसाब से अगर आपने उस डिब्बे से मैसेज निकाल दिया तो आपके हाथ में पोम नहीं, बस एक खाली बेजान डिब्बा रह जाएगा। द पोम इज द कंटेनर एंड इट्स कंटेंट टुगेदर। तो ठीक है, अगर एक पोएम एक कंटेनर नहीं है तो फिर वो है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए ब्रुक्स एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि एक कविता मैकेनिकल नहीं बल्कि ऑर्गेनिक है, जैसे एक जिंदा चीज। इसी को वो ऑर्गेनिक यूनिटी कहते हैं। मतलब एक पोएम एक जिंदा बॉडी की तरह है, किसी मशीन की तरह नहीं। सोच के देखिए, आपकी बॉडी में हाथ, पैर, दिल, दिमाग सब एक साथ काम करते हैं। आप किसी एक पार्ट को निकाल कर नहीं कह सकते कि ये है इंसान। पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही एक पोएम का हर शब्द, हर कॉमा, हर लाइन एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो पोएम अपना मतलब कैसे बनाती है? वो सीधे साधे लॉजिक से नहीं चलती। वो यूज करती है पैराडॉक्स, जहां दो अजीब ऑपोजिट आइडियाज एक साथ आकर एक गहरा सच बताते हैं। फिर है आयरनी, जहां जो कहा जा रहा है मतलब असल में उसका उल्टा या कुछ और ही है। और फिर है पोएटिक स्ट्रक्चर, वो रिदम, वो फ्लो, वो स्ट्रेसेस का पैटर्न, जैसे एक म्यूजिक सिम्फनी। ये सब मिलकर एक अनुभव क्रिएट करते हैं जिसे आप एक लाइन में समरी नहीं दे सकते। अब इस टेबल को देखिए, ये पोएट्री और प्रोज के डीएनए का अंतर बता रहा है। लॉजिक की बात करें तो प्रोज बिल्कुल सीधा साधा लिनियर होता है, लेकिन पोएट्री वो पैराडॉक्सिकल और आयरॉनिकल होती है, वो आपको घुमाती है। मीनिंग कहाँ मिलता है? प्रोज में, मैसेज में। पोएट्री में उसके पूरे स्ट्रक्चर से मीनिंग निकलता है। नेचर देखिए, प्रोज मैकेनिकल है, इन्फॉर्मेशन देता है। पोएट्री ऑर्गेनिक है, एक एक्सपीरियंस देती है। उनका गोल ही अलग है। ओके, अब हम ब्रुक्स के थ्योरी के दिल तक पहुंच रहे हैं, उनके सबसे फेमस, सबसे पावरफुल सिंबल पर, द वेल रॉट अर्न। ये सिर्फ उनकी किताब का टाइटल नहीं है, ये एक मेटाफर है जो उनकी पूरी फिलॉसफी की चाबी है।
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये अर्न का आइडिया ब्रुक्स ने कहीं से ऐसे ही नहीं उठा लिया। ये उन्होंने 17th सेंचुरी के महान पोएट जॉन डन की एक फेमस पोएम द कैनोनाइजेशन से इंस्पायर होकर लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट लिटरेचर की हिस्ट्री से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये अर्न यानी एक सुंदर सा कलश या गुलदान आखिर है क्या? इमेजिन कीजिए एक बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया अर्न। वो अपने आप में एक आर्ट पीस है, राइट? उसकी वैल्यू उसकी शेप में है, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप में है, उसकी बनावट में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कुछ है या नहीं, वो खाली होकर भी अनमोल है। ब्रुक्स कहते हैं अ पोएम इज एग्जैक्टली लाइक दैट। एक पोएम भी एक ऐसी ही चीज है जो अपने आप में कंप्लीट है। उसकी वैल्यू उसके हाव में है, वो कैसे लिखी गई है, ना कि उसके व्हाट में, कि वो क्या कह रही है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि पोएम क्या है, एक ऑर्गेनिक चीज, एक वेल रॉट अर्न। तो अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर पैराफ्रेज करना इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी हेरेसी क्यों है। ब्रुक्स इसके 3 बड़े खतरे गिनाते हैं, 3 तरीके जिनसे पैराफ्रेज एक पोएम को बर्बाद कर देता है। नंबर 1, रिडक्शनिज्म। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक 3 घंटे की एपिक फिल्म देख पर आएं और कोई आपसे पूछे क्या हुआ और आप कहें हीरो जीत गया। आपने पूरे एक्सपीरियंस को एक बेकार सी लाइन में रिड्यूस कर दिया, आपने सब कुछ खो दिया। नंबर 2, एक्सटर्नल वैलिडेशन। इससे पोएम को उसकी आर्ट के लिए नहीं बल्कि उसके मैसेज के लिए जज किया जाने लगता है। पोएम को सही या गलत मॉरल देने के लिए मार्क्स मिलने लगते हैं। और नंबर 3, लॉस ऑफ टेंशन। पोइट्री की जो जान होती है, उसका पैराडॉक्स, उसकी आयरनी, पैराफ्रेज उन सबको बिल्कुल फ्लैट कर देता है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटा देता है और इसके साथ ही पोएम की सारी पावर चली जाती है। तो इतनी सारी थ्योरी के बाद अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। इस सब का आपके लिए क्या मतलब है? एक लिटरेचर स्टूडेंट होने के नाते आप इस नॉलेज का क्या करें? ये आपके पोइट्री पढ़ने के तरीके को प्रैक्टिकली कैसे बदल सकता है? चलिए इस पर बात करते हैं। आपके लिए 2 मेन टेकअवेज हैं। पहला, क्लोज रीडिंग को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। मतलब जब भी कोई पोएम पढ़ें, ऑथर क्या सोच रहा था या उस जमाने में क्या हो रहा था, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करें। हर शब्द, हर इमेज, हर साउंड पैटर्न को देखें। दूसरा, रेजिस्ट सिंप्लिफिकेशन। इस चीज से मत घबराइए कि एक पोएम के एक से ज्यादा या इवन कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स हो सकते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एंजॉय कीजिए, उसे आसान बनाने की कोशिश मत कीजिए। और इस पूरी डिस्कशन को समअप करने के लिए क्लींथ ब्रुक्स का ये बेहतरीन कोट। वो कहते हैं कि किसी पोएम का प्रोज सेंस यानी उसकी समरी पोएम से उतनी ही अलग है जितनी कि एक सिम्फनी के म्यूजिकल नोट्स की लिस्ट उस पूरी सिम्फनी से। सोच के देखिए कि आपको म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा की लिस्ट पढ़कर वही फीलिंग आएगी जो पूरा गाना सुनकर आती है? कभी नहीं। नोट्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सिम्फनी एक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल यही फर्क है एक पैराफ्रेज और एक पोएम में। तो उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको क्लींथ ब्रुक्स की इस फैसिनेटिंग थियरी को समझने में हेल्प मिली होगी। अब अगली बार जब आप कोई पोएम उठाएं तो उसे समराइज करने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूं या सिर्फ इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसे ही और लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।